हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। हम वीडियोस डालते हैं क्वेश्चंस की, जो हाल ही में पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और भविष्य में आने के जिनके चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड द वुमेन रेसलिंग कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिला कुश्ती को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1968, 1908, 1904, 1972। इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है कि जब भी ओलंपिक शुरू हुए थे उनसे तीसरे ओलंपिक में वुमेन रेसलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरे ओलंपिक 1900 और तीसरे 1904। तो जो इसका आंसर है वो है 1904। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, जिसका आंसर कुछ और हो जाता है। एग्जाम्पल, वुमेन्स फ्री स्टाइल। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। वुमेन फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द ओलंपिक फर्स्ट बिगेन इन, तो इसका आंसर है 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। निम्न में से कौन सा अंग बोलने के लिए उत्तरदायी है? ट्रैकिया, नेजल कैविटी, लैरिंग्स या फेरिंग्स। जैसा कि हमें पता है, ट्रैकिया हमारे टोर्सो के अंदर होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। आवाज़ गले से आती है, तो ये नहीं है। सेकंड है नेज़ल कैविटी, मतलब नाक से रिलेटेड, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी और डी में से एक है, तो इसका जो आंसर है वो है लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम 2022, जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किसने पुरुष हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता था? अब अगर हम नाम भी से भी अंदाज़ा भी लगाएं, तो जो थर्ड और सेकंड नाम है वो तो ऐसा लगता भी नहीं कि इंडिया का है। तो फर्स्ट है रंजीत कुमार, दूसरा इकेशवुजू क्रिश्चियन, तीसरा मिकी या चौथा सुधीर। तो जो इसका आंसर है वो है फोर्थ, सुधीर। आप फोटो देख सकते हैं सुधीर जी की, जिनका मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश ऑफ द फॉलोइंग एथलीट हु वॉन द ओलंपिक गोल्ड इन बैडमिंटन वुमेन सिंगल इवेंट इन रियो दी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स 2016। 2016 के जो ओलंपिक हुए थे रियो में, उसमें बैडमिंटन में, वुमेन बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ऑप्शन है हमारे नोजोमी, सेकंड ऑप्शन ली, थर्ड ऑप्शन पीवी सिंधु या फोर्थ कैरोलिना मारिन। तो जो इसका आंसर है, जो विनर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी 2016 की, वो थी कैरोलिन मारिन। और इसमें जो सिल्वर मेडल आया था वो आया था पीवी सिंधु का, जो भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द फॉलोइंग मोटर एबिलिटीज विच वन इज कंसाइडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। निम्नलिखित मोटर क्षमताओं में से किसे सुधारना सबसे कठिन माना जाता है? फर्स्ट है स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या एंडोरेंस। देखिए, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। और अगर हम एंडोरेंस, एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी एंडोरेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन जो स्पीड है वो हमारे जो निर्भर करती है, वो करती है हेरिडिटी पर, हमारे जीन्स पर। तो स्पीड को सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि स्पीड हमारे मसल फाइबर पर निर्भर करती है और मसल फाइबर हमारे जीन्स पर। तो इसका जो आंसर हुआ वो है ऑप्शन ए, स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मस्कुलर एक्टिविटी इज़ एंटायरली डिपेंड ऑन डैश। पेशीय क्रियाकलाप पूर्ण रूप से निर्भर है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नर्व एंड ब्लड सप्लाई। सेकंड, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट स्टिमुलेशन, न्यूट्रिशनल इनपुट्स। अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करें तो नर्व एंड ब्लड सप्लाई को हम साइड में रखते हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं होती, फिर भी हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, मतलब एक्टिविटी कर पाते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, जिसमें पर्यावरणीय प्रेरक पर, ये भी नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन इनपुट्स, ये भी नहीं हो सकता। जो हमारा मेन आंसर है वो है नर्व एंड ब्लड सप्लाई। इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं, जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाथ को इतना कस के पकड़ते हैं कि उसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है और फिर वो एकदम से छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि भाई करंट लग गया हाथ में। पर वो एग्जांपल किसका हो सकता है? ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी तो हाथों में या मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए मूवमेंट करने के लिए, मसल की एक्टिविटी करने के लिए नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज इंडिकेटेड बाय वन ऑफ द ऑथर आर। किसी एक लेखक द्वारा इंगित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये 4 डेवलपमेंट किसके हैं? ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन के। पर इसका राइटर कौन है, ये किसने दिए थे? तो इसके नीचे 4 ऑप्शन है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सब कमेंट में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक्स पार्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। वह आंगिक तंत्र जो शारीरिक कसरत में शायद ही भाग लेता है, वह है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बॉडी में, जैसे मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है हर मसल्स में, वरना मसल काम नहीं करेगी। और ब्लड मसल तक पहुंचेगा कैसे? जब सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम ठीक से करेगा। तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमें इनहेल भी करना पड़ता है और एक्सहेल भी करना पड़ता है। तो रेस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ये भी नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा काम करता है फिज़िकल एक्टिविटी में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होने के चांस हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम एंगेज नहीं होगा तो फिर मसल्स तो काम करेंगी ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। जो हमारा ऑप्शन निकला है वो है ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम क्यों नहीं करता या बहुत कम काम क्यों करता है एक्सरसाइज के समय। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत समझदार है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सारा का सारा ब्लड हमारी मसल्स में होता है, ठीक है। हमारे बाकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें कम ज़रूरत होती है, तो बॉडी वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड हटाकर हमारी मसल्स में भेज देती है, ताकि हम फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से कर पाएँ। इसलिए यही कहा जाता है कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप खेल रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी इनटेक नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आपने हैवी इनटेक किया और आपका डाइजेशन सिस्टम चालू नहीं है, तो जिसके कारण अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, आपका डाइजेशन ख़राब होगा और आपको ब्लोटिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। हमारे आहार में निम्न में से किसे सूक्ष्म पोषी माना जाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में क्या होते हैं? हमारे बड़े न्यूट्रिएंट जिनको हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? हमारे ई, एफ,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी व्यू पॉइंट, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज मोर रेलिवेंट इन स्पोर्ट्स सेटिंग। खेल समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से उस समूह को पहचानिए जो खेल व्यवस्था में अधिक सार्थक है। इसमें हमें स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी को ध्यान में रख के बताना है कौन सा ग्रुप सामाजिक तौर पर हमें मजबूत करता है। ए है हमारा अ सेक्शन ऑफ क्लास इन स्कूल्स, एक क्लास है स्कूल की। सेकंड है एन एलिमेंट्री फिजिकल एजुकेशन क्लास, एक फिजिकल एजुकेशन की क्लास है प्राथमिक लेवल पर। 3 है हमारा अ कॉलेज वॉलीबॉल टीम, एक महाविद्यालय, एक जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती है उनकी कॉलेज की टीम। 4th अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, अ पुनर्वास केंद्र। तो जो इसका आंसर है वो होना चाहिए अ कॉलेज वॉलीबॉल टीम। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। एकदम सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से कौन सा एक वातापेशी व्यायाम है। एक्सरसाइज एरोबिक और एनारोबिक दो तरह की होती हैं। एरोबिक मतलब जिसमें हम सांस लेकर थोड़ी लंबी एक्टिविटी करते हैं, और एनारोबिक जो हम तेजी से और ऑक्सीजन के बिना एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। एरोबिक एक्सरसाइज का पूछा गया है तो वेट लिफ्टिंग छोटे समय के लिए होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की कम, मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। रिपीटेड स्प्रिंटिंग ये भी नहीं हो सकती, इसमें भी कम समय में और मस्कुलर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। हाई जंपिंग भी, और जो जैसा कि हमें सबको पता है जॉगिंग क्या है, एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो हम लंबे समय के लिए करते हैं और ऑक्सीजन के साथ करते हैं। एरोबिक की एक डेफिनेशन और होती है, रिदमिक मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो हम रिदम से करते हैं और लंबे समय के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल इन 100 मीटर हर्डल रेस इज। 100 मीटर बाधा दौड़ में आरंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी, अगर लड़कों का पूछा जाए तो 13.72 और लड़कियों का 13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द टोटल नंबर ऑफ मैच एंड नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन अ सिंगल नॉकआउट फिक्चर फॉर 10 टीम्स। 10 टीमों के किसी एकल नॉकआउट फिक्चर में मैचों की कुल संख्या और बॉयज की संख्या बताइए। देखिए, अब हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, टाइम एग्जाम में बहुत कम मिलता है, तो हमें या तो बाय निकाल लेनी है या मैच निकाल लेना है। अब हमें देखा कि बाय तो एक और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में सेम दे रखी है, तो हम बाय ना निकाल के हम मैचों की संख्या निकालेंगे। तो जो नॉकआउट फिक्चर्स होते हैं, नॉकआउट मैच होते हैं, उनमें मैच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स और -1 तो हमारा क्या हो गया, टोटल मैचों की संख्या। तो n-1, जैसे मैच 10 है तो -1 करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो इसका हमें पता चल जाता है एक ही ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट। खिलाड़ी चोट व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा क्रम सही है। ये क्वेश्चन फर्स्ट एड के बेस पे भी आ सकता है, तो देखते हैं। सपोर्ट, कंप्रेशन, आइज, एलिवेशन, रेस्ट। नहीं, तो जो इसका आम भाषा में हमें सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 वर्ड होते हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत है। एक होता है राइज, एक होता है प्राइज। राइज मतलब जैसा कि हम ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, रेस्ट, आइज, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट
हाल ही में ऐड हुआ है, पहले ये सिर्फ राइज हुआ करता था, RICE, और अब ये प्राइस भी हो गया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, प्राइस या राइज। क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बॉडी वेट कंट्रोल ऑफ ओबीज पर्सन आर। मोटे व्यक्ति के वजन को नियंत्रित करने का उत्तम प्रथाएं। ये हम नॉर्मल भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन से समझना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को अपना बॉडी वेट कंट्रोल में करना है, वो मोटा है, वो फैटी है, तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नो फैट नो कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल भी फैट से रिलेटेड और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खानी, जो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम खाना छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारी ऐसे फैट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में कई तरह की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी हैवी फिजिकल एक्टिविटी एंड नो फैट नो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो ये जैसे कि पहले ऑप्शन से मिलता जुलता है, नो फैट नो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हमें करनी नहीं है, ऊपर से हम हैवी वेट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हैवी फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आएगी और हमारा वेट एकदम गिर तो जाएगा, परंतु वो वेट गिरना हेल्थी नहीं है, वो कई बीमारियों को, कई परेशानियों को न्योता देता है। तो ये भी ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन 3 है मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब थोड़ी बहुत मध्यम शारीरिक मेहनत और एटलीस्ट कम से कम 500 किलो कैलोरीज लेस देन रिक्वायर्ड डाइटरी इनटेक। तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा बहुत ठीक लगता है और ये सही भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना और कम से कम 500 किलो कैलोरीज अपनी फूड में से, अपनी डाइट में से कम करना। तीसरा ऑप्शन अच्छा है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है लाइट फिजिकल एक्टिविटी एंड 100 किलो कैलोरीज लेस देन रिक्वायर्ड डाइट इनटेक। अब हमारी बॉडी में से हम रोज़ाना की दिनचर्या में से एकदम से खाना कम करेंगे तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ सकती है। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन 3 मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी एंड एटलीस्ट 500 किलो कैलोरीज लेस देन रिक्वायर्ड डाइट इनटेक। तो इसका जो आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि हम सबको पता है, इसमें यह भी याद करने की ज़रूरत है कि कौन सा टूर्नामेंट कैसे कोर्ट पर होता है। तो हमें पता है कि विंबलडन सबसे पुराना टूर्नामेंट है टेनिस की जगत में, और वो किस पे होता है, घास के मैदान पे होता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रास कोर्ट, गलत हो गया। हमने दे रखे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले पर, विंबलडन ग्रास पर, US ओपन हार्ड कोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म कोड ऑफ पॉइंट इज रिलेटेड टू। कोड ऑफ पॉइंट पद संबंधित है चेस, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स या गोल्फ। कोड ऑफ पॉइंट क्या है? कोड ऑफ पॉइंट एक किताब है जिसमें सारे के सारे स्कोरिंग लिखी रहती है कि किस समय क्या स्कोरिंग दी जाती है। तो ये जो किताब है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? वो है जिम्नास्टिक्स। द कोड ऑफ पॉइंट इज अ रूल बुक, जिसे किताब को हम क्या बोलते हैं? रूल बुक दैट डिफाइंस द स्कोरिंग सिस्टम फॉर ईच लेवल ऑफ कंपटीशन इन जिम्नास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज एन एनारोबिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से किसी एक वात निरोधक क्रियाकलाप को पहचानिए। एरोबिक मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक, और एनारोबिक कम ऑक्सीजन के छोटी अवधि के लिए। रोप स्किपिंग 30 मीटर 30 मिनट हो गए, आधा घंटा।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बिना ऑक्सीजन के तो हो नहीं सकती, ऑप्शन एक गलत। दूसरा, साइकिलिंग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हम बहुत आराम से कर रहे हैं तो लंबे समय तक करेंगे। तीसरा, लॉन्ग जंप, ये हो सकता है, और मैराथन रनिंग भी बहुत लंबे समय के लिए होती है तो इसमें ज़्यादा कठिन सवाल था ही नहीं। ये ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। लॉन्ग जंप कुछ सेकंडों का खेल है, आपको रनिंग करके आनी है और अपनी मैक्सिमम पावर से, मैक्सिमम स्ट्रेंथ से जंप करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीरियसली इन्फ्लुएंसेस कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। खेलों में प्रदर्शन में निरंतरता को निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति गंभीरता से प्रभावित करती है। फर्स्ट है चेंज ऑफ द ट्रेनर, ये नहीं हो सकता। अगर आप ट्रेनर चेंज करते हैं तो आपसे की जो कंसिस्टेंसी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो आप कंसिस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विराट कोहली को लेते हैं, अगर आज विराट कोहली के ट्रेनर चेंज होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पर इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत एलीट लेवल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी, चेंज द टीम कंपोजिशन, टीम संरचना में परिवर्तन, ये भी नहीं। एथलीट स्टेट ऑफ माइंड, ये भी नहीं। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑकरेंस ऑफ प्लेटो। ये प्लेटो हर खिलाड़ी की लाइफ में आता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक जगह आके रुक जाती है, और जब ये प्लेटो टूटता है, जब ये प्लेटो से खिलाड़ी बाहर आता है तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज होती है। प्लेटो एक ऐसा फेस होता है जिसमें खिलाड़ी की परफॉर्मेंस एक जगह रुक जाती है। वो कितनी बहुत मेहनत करता है, लगातार मेहनत करने के बाद भी वो परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाती, उस फेस को क्या कहते हैं, प्लेटो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑनसेट ऑफ मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स इज अ मार्क ऑफ। अब ये एक याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल्स के अंदर होता है, लड़कियों के अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिनार्के। लड़कियों के में प्रथम ऋतुस्राव प्राथमिक मासिक धर्म का आरंभ होना सूचित करता है। किस चीज का, सेक्सुअल डेवलपमेंट, बी नॉर्मल एनाटॉमिकल डेवलपमेंट, सी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, डी बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सेक्सुअल डेवलपमेंट। जब फीमेल्स के अंदर मिनार्की होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो वो किस चीज़ का सिग्नल होता है कि फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, फीमेल का फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है हमारी आज की वीडियो। होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, हम बातों बातों में ही आपको समझा देते हैं कि किसका क्या होना चाहिए और उसके पीछे के कारण भी देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।